गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी आरोह पुस्तक के पद्य भाग की कविता बादल राग, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का जन्म 1899 में यूपी में हुआ। मेदिनीपुर जिला था, उसमें हुआ। इनकी रचनाओं में नए पत्ते, परिमल, गीतिका, अनामिका आदि प्रमुख रहे। हमारी ये जो कविता है बादल राग, यह भी अनामिका खंड से ली गई है। बेटा, ये जो हमारी कविता है बादल राग, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त बता दूं। बादल यहाँ जो है, यह जो बादल शब्द है, ये क्रांति और परिवर्तन का सूचक है। किसका सूचक है? क्रांति और परिवर्तन का सूचक है। यहाँ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। यह कविता जैसे आपको खड़ी बोली हिंदी में दिख रही है, यह सामान्य से थोड़ी अलग है। कैसे अलग है? इस कविता में अपनी बात कहने के लिए निराला जी ने प्रतीकों का, बिंबों का, मतलब इनकी सहायता ली है और खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने अपनी रचना की। इस रचना में इन्होंने बादल को माध्यम बनाते हुए हमारी प्रकृति में जो परिवर्तन आते हैं उनकी ओर संकेत किया है। इसमें दो प्रकार के वर्ग हैं जिनकी बात की गई है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक यानी वह उच्च वर्ग जो निम्न वर्ग का शोषण करता है, यानी वो पूंजीवादी वर्ग जो मजदूर वर्ग का शोषण करता है। अब मजदूर वर्ग में सभी प्रकार के लोग आ गए। जो श्रम साध्य हैं, जो किसी भी प्रकार का श्रम कर रहे हैं और उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, वो मजदूर वर्ग में आ गए। और उनका शोषण करने वाले चैन से जीते हैं, चैन से रहते हैं, तो उन पर कुठाराघात करते हुए यहाँ पर बादलों को माध्यम बनाया गया है। देखो बेटा, बादल आएंगे, घनघोर वर्षा होगी, अच्छी वर्षा होगी, तो चारों ओर समृद्धि और खुशहाली होगी। किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आएगा। तो ये जो परिवर्तन आता है, इससे सबसे पहले प्रभावित निम्न वर्ग होता है। देखो, किसी भी प्रकार की कोई आपदा आई तो उसका प्रभाव भी सबसे पहले निम्न वर्ग पर पड़ेगा। उच्च वर्ग तो किसी न किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। अभी आप हाल ही की स्थितियों में देखिए, जो कोरोना महामारी आई तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मजदूरों पर पड़ा, जो श्रमिक वर्ग हैं उन पर पड़ा। वो ही सबसे ज़्यादा इसके कारण प्रभावित हुए। तो बेटा, इसी प्रकार निराला जी ने प्रतीकों को माध्यम बनाते हुए अपनी कविता में इस वर्ग पर कुठाराघात किया है कि किस प्रकार ये शोषण करके, मजदूरों का शोषण करके जीवित हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, निम्न वर्ग को दबाया जा रहा है। लेकिन जब निम्न वर्ग क्रांति करता है, निम्न वर्ग बदलावों की ओर बढ़ता है, तो किस प्रकार उच्च वर्ग छटपटा कर रह जाता है, परेशान हो जाता है। आपको इस कविता का जो सारांश है वो पढ़ना है। उसका जो फोटो है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। इस कविता का जो मूल भाव इसमें दिया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस मूल भाव को आपको 2-3 बार पढ़ना है, जिससे कि आप कविता के भाव को ग्रहण कर सकें। देखो, बादल राग कविता अनामिका 6 खंडों में प्रकाशित है। यह उसका 6ठा खंड लिया गया है। लघु मानव आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। यानी विप्लव रव यानी परिवर्तन का जो स्वर आता है, क्रांति, बदलाव का जो स्वर आता है, उससे
पहले प्रभावित होता है। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में कर रहे हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। क्रांति जो होगी उससे सबसे पहले फायदा वंचितों को मिलेगा, यानी वही वर्ग क्रांति करेगा जिसे सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है। जब वो अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएगा और यदि उसमें वह सफल रहता है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में देखने को मिलता है। बादल के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हों तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये बादल दरअसल वीरों का प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल हैं इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर, त्रस्त नयनमुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है। कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नव जीवन के प्रतीक हैं। वे सिर ऊंचा करके बादलों की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता, ध्यान से देखिएगा ये 2 पंक्तियां, इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक ओर जीवन के नए निर्माण के सूचक है तो दूसरी ओर उसका भैरव संगीत का है जो नव निर्माण का बनता है। 2-3 लाइनों में इसका जो मूल भाव है वो और आपके सामने रखना चाहूंगी। बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। देखो इस कविता का शीर्षक है बादल राग। बादल में निर्माण और ध्वंस दोनों की शक्ति है कि नहीं। अगर वर्षा ज्यादा हो जाए तो अतिवृष्टि हो जाएगी, यदि वर्षा ना हो तो अनावृष्टि यानी सूखा पड़ जाएगा। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का और क्रांति का अग्रदूत है। देखो अब हम पंक्तियां पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप शब्दार्थों को लिखते हुए चलिएगा। तैरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कवि कहते हैं कि जीवन में समीर सागर यानी वायु का समुद्र, हवा इस प्रकार से चलती रहती है। हवा की तरंगें वातावरण में प्रभावित होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, हवा किस प्रकार चल रही है, जिस प्रकार सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। और सुख पर दुख की और दुख पर सुख की छाया कैसी होती है, अस्थिर, यानी सुख भी सदैव नहीं रहता तो दुख भी सदैव नहीं रहता। जग के दग्ध हृदय पर यह पूरा संसार, दग्ध हृदय मतलब हृदय और उसके आगे विशेषण लगा दिया दग्ध, यानी ये सभी का संसार में रहने वाले प्राणी मात्र का हृदय कैसा है, दग्ध, संतप्त, दुखी। निर्दय विप्लव की प्लावित माया, क्योंकि सभी जगह सृष्टि में निर्दय प्लावन चल रहा है। निर्दय विप्लव की प्लावित माया पूरे
संसार में माया व्याप्त है, यानी यह सब कुछ जो चाहे वो विकार सहित हो, विकार रहित हो, जो कुछ हमें दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, हम उसे माया कहते हैं। अब वो जो माया है उस पर विनाशकारी कठिनाइयां मंडराती रहती है। जिस प्रकार हवा में बादल मंडरा रहे हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। इनकी छाया जो कि अस्थिर है, चलती रहती है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, अब कवि कह रहे हैं, हे बादल, तुम्हारी जो रणतरी है, रणतरी यानी युद्ध की नौका भरी आकांक्षाओं से, इसमें बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं समाहित हैं। बादलों के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ बादल शब्द का परिवर्तन और क्रांति से संबंध है। तो उन बादलों में बहुत सारा परिवर्तन करने की इच्छाएं हैं, यानी बादल अपने युद्ध की नौका तैयार करके आया है। घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी की आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर से ताक रहे हैं विप्लव के बादल। यानी बादल, तुम्हारी जो युद्ध की नौका है, ये आकांक्षाओं से भरी हुई है, यानी तुम परिवर्तन के लिए पूर्णतया कटिबद्ध हो। घनभेरी गर्जन से, तुम्हारे बादलों में भेरी गर्जन, जिस प्रकार युद्ध होता है तो युद्ध के आगाज के लिए एक युद्ध घोष किया जाता है, भेरी गर्जन यानी युद्ध के नगाड़े बजाए जाते हैं। उसी प्रकार जब बादल क्रांति लेकर आ रहे हैं तो भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, पृथ्वी में जो छोटे छोटे अंकुर सोए हुए हैं, वो जागने के लिए तैयार हैं। उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग को इतना प्रताड़ित कर लिया कि अब निम्न वर्ग उसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो बादल अपने क्रांति के लिए तैयार है। तो बादलों की गर्जना सुनकर जो पृथ्वी में छोटे छोटे बीज सुप्त अंकुर हैं, वो भी तैयार हैं। उर्मे पृथ्वी के हृदय में, यानी पृथ्वी के गर्भ में जो छोटे छोटे अंकुर समाहित हैं, वो भी प्रस्फुटित होने के लिए तैयार हैं। देखो बेटा, दो बातें एक साथ चल रही है। बादल जब बरसेंगे तो पृथ्वी के गर्भ में जो बीज है वो फूटने के लिए तैयार होगा। उसी प्रकार जब शोषक वर्ग का यानी उच्च वर्ग का प्रताड़ना बढ़ जाएगी तो निम्न वर्ग भी अपना सिर उठाने को तैयार रहेगा। आप जो मैंने आपको मूल भाव समझाया है और ये कुछ पंक्तियां, इनको तैयार कीजिएगा। हम धीरे